आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल। ब्रह्मांड में ब्लैक होल कैसे बनते हैं, क्या ब्लैक होल क्या होते हैं, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां पर हमारा वेट 10-20 लाख करोड़ किलोग्राम हो जाए। क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है? तो इसी टॉपिक को लेकर हम लोग आज इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैप्टर 5 की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, इस टॉपिक को आज हम लोगों को कवर करना है कि ब्लैक होल क्या है, कैसे कोई स्टार बनता है, कैसे किसी स्टार की डेथ होती है, क्या है लाइफ साइकिल किसी भी तारे की। तो वो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं कि अगर हमारा वेट अर्थ पर 150 पाउंड है तो मून पर अगर हम जाते हैं तो 25 पाउंड होगा, जुपिटर पर जाते हैं तो 350 पाउंड होगा, और अगर हम वेट करना चाहे सन पर जाकर तो हमारा वेट 4000 पाउंड होगा। बट अगर मैं ब्लैक होल की बात करता हूं कि आप ब्लैक होल के पास जाए और अपना वेट करना चाहे, वेट की बात कर रहा हूं, दो चीजें अलग अलग होती है। वेट W होता है और मास M होता है, तो मैं वेट की बात करूंगा। तो वहां पर आपका वेट लगभग 20 ट्रिलियन पाउंड हो सकता है, 20 लाख करोड़ पाउंड, इतना वेट आपका हो सकता है। 20 लाख करोड़ के आसपास आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल के पास आप जाएंगे अगर, तो आपका वेट इतना फील होगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसीलिए इस लेक्चर को आपको देखना ज्यादा जरूरी है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि ब्लैक होल में ऐसा क्या कंसेप्ट है कि आपका वेट इतना ज्यादा हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं ब्लैक होल की, तो एक प्रोफेसर थे जॉन 1783 में कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है, सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद एक फ्रांस के साइंटिस्ट 1796 में साइंटिस्ट लाप्लास ने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम दिया गया था द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम अगर आप सर्च करना चाहे, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बुक का नाम है। तो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जिक्र हुआ 1783 में, 1796 में। उसके बाद तो न जाने कितनी रिसर्च ब्लैक होल पर चलती रही है। अब क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा पिंड जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, घनत्व बहुत ज्यादा हो, मास भी ज्यादा हो और जी भी बहुत ज्यादा हो और साइज में छोटा हो। ऐसा अगर कुछ है जिसकी डेंसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, जी का मान भी ज्यादा और साइज में कम, उसको आप ब्लैक होल कह सकते हैं। अगर ऐसा है, जी ज्यादा हो जाए, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाए, उसका द्रव्यमान भी ज्यादा हो, तो उस पिंड से, उस बॉडी से प्रकाश का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहां पर इनकमिंग तो होगी, वहां पर कुछ चीज आ तो सकती है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। साइज में छोटा होगा तो अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं ब्लैक होल के बारे में कि कैसा कंसेप्ट हो सकता है कि जो मास था वो ऐसा क्यों बढ़ेगा। हम लोग पहले से प्लान वेग एस्केप वेलोसिटी जानते हैं, फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला। आप देखिएगा अगर ऐसा हो, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास सेम रहे, जो भी मास है, और उसकी रेडियस बहुत कम हो जाए, अगर ऐसा होगा तो v का मान बहुत अधिक हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको समझना है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये एक कोई सर्कल है और जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है और वेट इसका m ही है, अब आप इसको इतना दबा दें, इसको इतना दबा दें, इसको इतना दबा दें कि इसकी रेडियस केवल 1 किलोमीटर हो जाए और मास अभी भी कैपिटल M ही रहे। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना कि मास एज इट इज हो, बस रेडियस इतना डेंस हो जाए, इतने स्पीड से उसको आप दबा दिया जाए कि उसकी रेडियस 6400 से हटके केवल 1 किलोमीटर हो जाए और द्रव्यमान सेम रहना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में जब आप ये डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल सोल्व करोगे कि आर बहुत कम रख दोगे, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका मान बच्चों या तो सी के बराबर हो या सी से ज्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये सबको अपने अंदर लेगा। प्लान वेग क्या हो, प्रकाश की गति के बराबर या थोड़ा या उससे ज्यादा रहेगा, तो वहां पर सब चीजें इसके अंदर ही आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो उसी को आप लोग ब्लैक होल कहते हैं। इसके लिए रेडियस का छोटा होना, द्रव्यमान का सेम होना, ताकि प्लान वेग का जो वैल्यू है वो प्रकाश के वेग या इससे ज्यादा हो जाए। उसी को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। अब हम मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है। बट उससे पहले आपको समझना होगा कि किसी भी स्टार का जन्म कैसे होता है, और कोई स्टार जब जन्म लेता है तो उसकी डेथ भी निश्चित है, तो वो डेथ कैसे होती है। सुपरनोवा जो अत्यंत भयानक, अत्यंत गंभीर घटना है अंतरिक्ष के अंदर, तो वो क्या है, ये सब तीनों पॉइंट्स अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर आपको ब्लैक होल का और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बर्थ ऑफ स्टार की बात करते हैं, स्टार का जन्म कैसे होता है। नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है। हाइड्रोजन गैस की अगर बात करता हूं मैं, हाइड्रोजन गैस से नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शंस होती है, तो वहां से हीलियम बनता है, और हीलियम के साथ में ऊर्जा बनती है, अपार ऊर्जा, जो उसको कई लाख वर्षों तक चमकाती रहती है। तो हाइड्रोजन एटम हीलियम में चेंज होते हैं और साथ में एनर्जी बनती है। वो एनर्जी ही स्टार्स को जन्म देती है, वो एनर्जी ही स्टार को साइन करके रखती है, चमका के रखती है। तो ये बर्थ ऑफ स्टार का कंसेप्ट होता है, और जो एनर्जी बनी है वो कई करोड़ों साल तक काफी होती है। अगर हम सन की भी बात करें, सन भी एक स्टार है जिसको आप जवान स्टार या यंग स्टार कहते हैं। सन को भी, इस बात का भी आप नोट कर लीजिए, सन जो है उसको एक यंग स्टार, और या हिंदी में इसको जवान तारा कहते हैं, सन को भी। तो तारे का जन्म हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होना, प्लस में एनर्जी निकलना, न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत ये एक स्टार का जन्म होता है। अब स्टार की डेथ कब होगी। जन्म हुआ है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम से हीलियम में। अगर यही खत्म हो जाए, जिस चीज से बनता है वो चीज खत्म हो जाए, तो तारे मरने लगेंगे। तो अगर हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन गैस नहीं है उस पर्टिकुलर स्थान पर, तो उसका जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो वो चीजें, क्योंकि कंटिन्यूस क्या है, हाइड्रोजन जो गैस है, जो एटम है, वो हीलियम में चेंज हो रहे हैं नाभिकीय संलयन के तहत, प्लस में ऊर्जा निकलती है। तो अगर हाइड्रोजन गैस की कमी होती है तो तारे मरने लगते हैं। चलिए अब एक तारे की बात करें, लाल दानव तारा होता है, गैंड स्टार बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ। ये तारा जब नाम से लगता है लाल होगा, मीन्स चमकता हुआ होगा, जिसके अंदर एनर्जी अपार होगी। एक तारा कई हजार करोड़ साल तक चलता रहता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये तारा कैसे फॉर्म होता है। इसके अंदर अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, जब हीलियम, हाइड्रोजन गैस भी खत्म हो चुकी है, दहन भी नहीं हो सकता, हीलियम में चेंज हो चुका है, तो हीलियम क्या करता है, वो कार्बन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जो कोर थी, वो कोर इतनी चमकीला हो जाएगा, तारे का इतना चमकीला हो जाएगा, और वो रेड कलर हो जाएगा, सुर्ख लाल। और जो लाल कलर होगा उसी का हम लोग लाल दानव तारा कहते हैं। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में चेंज होना शुरू हो जाता है, और कार्बन में धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, तो उसका सेंट्रल पार्ट इतना एनर्जी, इतना गर्म हो जाता है कि वो सुर्ख लाल हो जाता है। इसीलिए इसका नाम लाल दानव तारा रखा हुआ है। चलिए अब हम सुपरनोवा की बात करते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटना है, कि जब कोई चीज फट जाती है, विस्फोट होता है। रियल में तो जो दानव तारा है वो भी काफी लंबे समय तक जीवित रहता है, बट अगर उसका अंतिम समय की बात करें, अंतिम समय की, दानव तारे के अंतिम समय की बात करें, कि जब कोई चीज फटने वाली होती है तो विस्फोट होता है। तो विस्फोट के बाद अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं। विस्फोट में जब हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस कार्बन या और अलग जो पार्टिकल्स थे उसमें स्थानांतरण हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जब एक बड़ा विस्फोट होता है, और जब कोई स्टार, ये समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट पर है अपने जीवन के, और वो अभी वो एक विस्फोट होने वाला है, तो जो पार्टिकल निकलते हैं उन पार्टिकल में भी कुछ एनर्जी होती है, और उस द्रव्यमान के आधार पर हम कुछ चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं।
तो सुपरनोवा में जब विस्फोट हुआ है और ये समझिए तारे की जो मृत्यु हुई है, इस लाइन को आप समझिएगा, तो मृत्यु में जो पार्टिकल बने हैं ये सब अलग अलग पार्टिकल बने होंगे, इनके मास के, इनके द्रव्यमान के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। मास के आधार पर कि जो चीज फटने वाली है, फटने के बाद अलग अलग मास के पार्टिकल्स रिलीज होंगे, तो उसके आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। और वो मास इतना ज्यादा होगा कि आप सोच सकते, आप इतना ज्यादा कि शायद आपको विश्वास नहीं होगा। तो मैं उसके मास के बारे में भी जिक्र करूंगा कि 3 अलग अलग कैटेगरी में मास डिवाइड होगा कि फटने के बाद अगर आपका मास सन के मास के बराबर, सन के मास के आप समझिएगा, सूर्य के मास के बराबर हो तो व्हाइट ड्वार्फ सफेद वामन तारा बनता है, और सन के मास से 1 से 5 गुना हो तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और सन के मास से 5 गुना ज्यादा हो तो ब्लैक होल बनता है। अब आप समझिएगा, सूर्य के द्रव्यमान के अगर बराबर है तो सफेद वामन तारा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, 1 से 5 गुना तक है तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा फटने के बाद, सुपरनोवा के बाद, और 5 गुने से ज्यादा अगर है तो वो ब्लैक होल बनता है। और ब्लैक होल भी वेट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी, 3 टाइप के ब्लैक होल भी होंगे जो कि वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। 3 कैटेगरी में ब्लैक होल को डिवाइड किया गया 3 अलग अलग फोटोग्राफ से। अगर सन के मास से 5 से 20 टाइम्स है, अगर फटने के बाद का जो पार्टिकल था उसका वेट 5 से 20, बस 20 से ज्यादा नहीं, तो उसको स्टेलर मास ब्लैक होल बोलते हैं, 5 से 20। सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होगा, मिलियन टू बिलियन टाइम्स अगर सन के मास के हो, मिलियन टू बिलियन टाइम, आप समझिएगा सन के मास की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इतना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा तो उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं, और अगर उसका द्रव्यमान 20 से ज्यादा हो और मिलियन टू बिलियन से कम हो तो उसको मिड मास ब्लैक होल कहते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा, जो सुपरनोवा के बाद जो चीजें फटी हैं उसके द्रव्यमान के आधार पर 3 अलग अलग कैटेगरी रखी हुई है। वामन तारा भी बनेगा, न्यूट्रॉन भी बनेगा और ब्लैक होल भी बनेगा। ब्लैक होल 5 गुना ज्यादा जो भी मैटर होगा सूर्य से उसको ब्लैक होल में रखा जाएगा, और 5 से ज्यादा में भी 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, स्टेलर मास, सुपरमैसिव मास और मिड मास। तो ये ब्लैक होल के टाइप्स थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।